जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। मैं आप लोगों के सामने एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन रख रहा हूं, जिसमें आज हमारी धान की खेती होगी, जिसे हम पैडी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आज का हमारा फर्स्ट है कि पैडी। आप लोगों को ध्यान होगा कि पैडी का अगर पूछा जाए कि वैज्ञानिक नाम, तो ये होता है ओराइजा सटाइवा। धान का वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजा सटाइवा। अब अगर पूछा जाए कि इसका कुल क्या कौन सा होता है, तो इसका कुल होता है ग्रेमनी या पोएसी। धान का कुल जो होता है वो ग्रेमनी या पोएसी होता है। फिर अगला दिया है पुष्पक्रम। तो इसका जो पुष्पक्रम होता है वो होता है पेनिकल। धान के पुष्पक्रम जो होता है ये पेनिकल होता है। और फल जो होता है ये आपका होता है कैरियोप्सिस। धान के फल का प्रकार कौन सा होता है, तो ये होता है कैरियोप्सिस। फिर अगला दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये आपका कहाँ स्थित है, जिसे हम IRRI कहते हैं। तो ये आपका स्थित है फिलीपींस। और फिलीपींस आपका कहाँ पड़ता है, तो फिलीपींस मनीला कहा जाता है। तो ये जो है आपका IRRI ये फिलीपींस मनीला में पड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर पूछ लिया जाए कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जिसे हम सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, तो ये आपका पड़ता है कटक उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है, कटक उड़ीसा में पड़ता है। CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर अगला पूछा है कि वसा इसमें कितना पाया जाता है, तो वसा जो पाया जाता है ये 22 से ये कुछ गड़बड़ है, लगभग 22% जो है इसमें फैट पाया जाता है। 22 या 22.5% फैट पाया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगर पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है तो ये आपका पाया जाता है 77 से 79% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि चावल में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा होता है। तो ये जो जीन होता है बौनेपन के लिए, तो इसे हम कहते हैं, इस जीन का नाम है DGO, जो है बौनेपन के लिए उत्तरदायी होता है DGO। फिर अगला पूछा गया कि गुणसूत्रों की संख्या, तो गुणसूत्र बराबर होता है 2n बराबर 24। गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 24, यहाँ पर बराबर होगा 2n बराबर 24 होता है। फिर अगला है कि धान में नाइट्रोजन को अपनी प्रारंभिक अवस्था में अमोनियम, जिसे हम NH4 के रूप में ग्रहण करता है। मतलब धान जो आपकी नाइट्रोजन ग्रहण करता है ये किस रूप में ग्रहण करता है, तो आपके अमोनियम, जिसे हम NH4 कहते हैं, इसके रूप में ग्रहण करता है। फिर है अगला कि चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। ये हम कल की वीडियो में बताया था कि जो भारत की खाद्य फसल है वो आपकी चावल है। तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल है तथा विश्व में गेहूं के बाद दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। विश्व में जो है गेहूं के बाद दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। फिर अगला है कि चावल के दाने को कैरियोप्सिस कहते हैं। ये तो अभी ऊपर पढ़ा था, यानी जो धान का पुष्पक्रम होता है उसे हम कैरियोप्सिस कहते हैं। फिर है चावल का परीक्षण भार। तो चावल का परीक्षण भार जो होता है वो होता है 25 ग्राम। अब ये कैसे होता है, तो चावल को जो 1000 दाने होते हैं उसका ये परीक्षण वेट मतलब किया जाता है, तो उसका भार बराबर ये होता है 1000 दानों का भार
तो उसी से कैलकुलेट किया गया है, तो 25 ग्राम होता है। फिर अगला है कि भारत में चावल की प्रमुख पौनी किस्म कौन सी है, तो है आपकी जया। फिर अगला है धान की उत्परिवर्तित प्रजाति कौन सी है, तो ये है आपकी जगन्नाथ। ये आपकी धान की किस्म है, उत्परिवर्तित प्रजाति। फिर है अगला हाइब्रिड चावल का सर्वप्रथम विकास चीन ने किया। हाइब्रिड चावल का विकास सर्वप्रथम चीन ने किया। फिर अगला है हाइब्रिड चावल के जनक कौन हैं, तो ये हैं युआन लोंग पिंग। ये आपके जो है हाइब्रिड चावल के जनक हैं। फिर अगला है कि धान एक जो है शॉर्ट डे प्लांट है। इसके बाद दिया हुआ है कि फसल के खेत तैयार करने के लिए पडलर यंत्र का उपयोग किया जाता है। यानी एक क्रिया होती है, एक पडलर यंत्र यहाँ पर है। एक क्रिया आपकी होती है धान में, जिसे हम पडलिंग कहते हैं। पडलिंग जो है आपकी धान में एक क्रिया होती है, उसी का शब्द पडलर लिया गया है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यह क्रिया जो है, इसका प्रमुख कार्य ये होता है कि खेत को जो है समतल करना। पडलिंग क्रिया जो है उसी से संबंधित है। फिर अगला है जलवायु। तो जलवायु जो होती है धान की खेती के लिए, उष्ण व नम जलवायु होनी चाहिए धान की खेती के लिए। फिर इसके बाद है मृदा। तो मृदा आपकी काली जो है मृदा सबसे उपयुक्त होती है। इसके बाद दिया हुआ है भारत में चावल को उत्पादन ऋतु के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 वर्ग हैं, तो ये देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका अस। इसे ओटोमन या अगेती फसल भी कहते हैं। ओटोमन या अगेती फसल कहते हैं। यह बुआई जो है मई जून तथा कटाई सितंबर अक्टूबर में की जाती है। इसके बाद है दूसरी अमन। इसको खरीफ या विंटर चावल भी कहते हैं। ये भी बात सही है। इसकी बुआई कब की जाती है, तो जून जुलाई में बुआई की जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। फिर थर्ड नंबर है आपका बोरो। इसे जो है ग्रीष्मकालीन चावल भी कहते हैं। इसकी बुआई जो की जाती है वो दिसंबर जनवरी और कटाई जो है इसकी मार्च अप्रैल में की जाती है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है खाद एवं उर्वरक। यानी धान की खेती करने के लिए कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की जो है खाद और उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो इसमें उन्नत किस्में के आधार पर है 120 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 30 से 45 किलोग्राम पोटास आवश्यक है। फिर अगला है, ये भी आपकी कुछ उन्नत किस्में हैं। तो इसमें है जया। उन्नत किस्में है जया, बासमती 370, चंबल, कावेरी, सुगंधा। ये सभी आपकी उन्नत किस्में हैं धान की। और सीधी बुआई के लिए आपकी बाला है, पूसा है। ये सीधी बुआई का उद्देश्य ये है कि यहाँ पर आपकी जो नर्सरी तैयार की जाती है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है सीधी बुआई के लिए जो है आपकी ये दोनों किस्में उपयुक्त हैं, पूसा 2 से 21। और सभी लोग ध्यान में रखना है कि हमारे YouTube चैनल रामपुर स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना। फिर अगला है भारत में चावल को उत्पादन ऋतुओं के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। ये आपका रिपीटेड होगा, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। अब आती है आपकी उपज जो होती है। तो ये उन्नतशील खेती करने के लिए लगभग 35 से 50 कुंटल चावल प्रति हेक्टेयर और सामान्य उपज जो है 20 से 30 कुंटल हो जाती है प्रति हेक्टेयर की दर से।
अब अगला दे है भंडारण। भंडारण तो भंडारण में दानों नमी लगभग जो भंडारण करते हैं उसमें दानों में नमी की प्रतिशत मात्रा लगभग 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम 10% ही होनी चाहिए, तभी आपका भंडारण अच्छा रहेगा। अब उसके बाद दिया हुआ है कि जो आपका खैरा रोग लगता है ये किसकी कमी के कारण लगता है, तो धान में जो खैरा रोग लगता है जिंक की कमी के कारण लगता है। फिर 0.5% जिंक सल्फेट का छिड़काव करना चाहिए, यानी जब खैरा रोग लग जाए तो उसमें 0.5% जिंक सल्फेट का छिड़काव प्रति हेक्टेयर की दर से कर देना चाहिए। फिर इसके बाद है धान के लिए सर्वोत्तम नाइट्रोजनधारी उर्वरक कौन कौन से हैं, तो ये भी देख लेते हैं। तो आपका है अमोनियम सल्फेट, ये आपका नाइट्रोजनधारी उर्वरक है। फिर इसके बाद यह है कीट, तो प्रमुख कीट कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका फर्स्ट नंबर पर तनाछेदक या फुदका जिसे हम कहते हैं। फिर अगला है गंधी बग, जिसे हम गंधी कहते हैं, गंधी बग आपका कीट होता है। फिर 3 नंबर दिया है सैन्य कीट एवं शीर्ष लट पौधे, ये आपके प्रमुख कीट होते हैं, तो इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद लिखा है प्रमुख रोग, रोग कौन कौन से लगते हैं, तो एक होता है ब्लास्ट रोग, जिसे हम पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक कवक से होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।